स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बोर्ड एग्जाम को देखते हुए केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। तो चलिए बात करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन का। बच्चों केमिकल इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है, तो वैसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है और उस नए सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से एब्सोल्युटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे हम लोग बात करें बच्चों सोडियम का रिएक्शन अगर वाटर से करवा दिया जाए तो न्यू सब्सटेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो इसे हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन। क्यों केमिकल रिएक्शन? क्योंकि जो सब्सटेंस मैंने लिया था वो सोडियम और हाइड्रोजन था और जो सब्सटेंस मुझे मिला रिएक्शन के बाद वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिला। जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है बच्चों इसको रिएक्टेंट कहते हैं और जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग। एक और एग्जांपल है मेरे पास। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है कैल्शियम ऑक्साइड से और कार्बन डाइऑक्साइड से, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। एक सब्सटेंस से नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसका प्रॉपर्टीज एब्सोल्युटली डिफरेंट होता है। बच्चों मैं आपको बताया किसी भी रिएक्शन में एक एरो होता है। इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो कंटेंट होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं और एरो के राइट हैंड साइड में जो कंटेंट होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से एब्सोल्युटली डिफरेंट होता है। नेक्स्ट बच्चों बात करें, यहां आप एक कंपाउंड देख रहे हैं जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। बच्चों एक समय था जब माना जाता था जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस लैबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सोचना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैबोरेटरी में बनाया जा सकता है ये इम्पॉसिबल था। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओलर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये प्रूव करके बताया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैबोरेटरी में बनाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को हीट किया। अमोनियम साइनेट को हीट करने के बाद उनको मिला यूरिया, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसके बाद एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी चला जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। तो बच्चों पहले ये था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही बन सकता है, लेकिन आजकल अब लैबोरेटरी के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे वैलेंसी। वैलेंसी एक्चुअली होता क्या है, तो वैलेंसी का मतलब होता है बच्चों कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी एटम का किसी दूसरे एटम के साथ जितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करने के बाद बॉन्ड बनाया जाता है या जितने इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर होने से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है
उसे कहते हैं वैलेंसी। बच्चों वैलेंसी निकालने का मैं आपको तरीका बता दूं। वैलेंसी का मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। जैसे मान लीजिए सोडियम का वैलेंसी मुझे पता करना है, तो बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2 8 1। बच्चों मैं आपसे पूछूं इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो आपको दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों मुझे ये समझ आता है जो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से रिमूव कर दे तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बच जाएगा, और जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होता है तो वो स्टेबल हो जाता है। इसलिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और खुद सोडियम आयन बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज वाला, जिसको हम लोग कहते हैं कटायन। पॉजिटिव चार्ज वाले को कहते हैं कटायन। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया ये, इसलिए सोडियम का जो वैलेंसी होगा, सोडियम का जो वैलेंसी होगा वो 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम। बच्चों कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2 8 8 2। बच्चों आपसे मैं पूछूं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप देखेंगे आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में K L M N, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो और 3 इलेक्ट्रॉन, तो वही उसका वैलेंसी हो जाता है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा और कैल्शियम बन जाएगा Ca2+ और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसलिए वैलेंसी कोई पूछे कैल्शियम का क्या हो सकता है, तो बच्चों कैल्शियम का वैलेंसी 2+ हो सकता है। और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दिया जाए तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और केमिस्ट्री में बच्चों एक ऑक्टेट रूल है जो कहता है किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होता है। इसलिए सारे एलिमेंट की कोशिश होती है जो वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे, और यही रीजन है जिसके कारण केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट बच्चों बात करें हम लोग, अगर मैं आपसे कहूं क्लोरीन का वैलेंसी फाइंड करने के लिए, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे बच्चों तो 2 8 और 7। मैं आपसे कहूं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। और जब वैलेंसी की बात आती है, वैलेंसी, तो बच्चों अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। तो यहाँ पे 7 - 8 करेंगे बच्चों, क्लोरीन का वैलेंसी निकल के आएगा -1। क्लियर है? एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। मैं ले लेता हूँ सल्फर। बच्चों सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 32, सॉरी एटॉमिक मास होता है 32। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो बच्चों 2 8 और 6। और मैं आपसे पूछूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 होगा। वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज़्यादा है तो वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। तो अगर मैं 6 - 8 करूं तो मेरा वैलेंसी -2 आता है, इसलिए सल्फर का वैलेंसी -2 होगा। एक और एग्जांपल मैं ले लूं बच्चों, जैसे फ्लोरीन में ले लेता हूं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे
तो 2 और 7, बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा 7। और जल्दी से आप मुझे बताइए फ्लोरीन का वैलेंसी क्या होगा। तो वैलेंसी का मतलब होगा बच्चों, वैलेंसी जो होगा इसका ये -1 होगा, क्योंकि 7 से 8 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट -1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। वैलेंसी का क्या फायदा है हम लोगों को। किसी एलिमेंट का वैलेंसी अगर हम लोग जानते हैं, किसी कंपाउंड का वैलेंसी, आयंस का पॉली एटॉमिक आयंस का वैलेंसी जानते हैं, एटम का वैलेंसी जानते हैं, तो कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है हम लोग बात करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन। बच्चों मान लिया जाए मुझे बनाना है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम और क्लोरीन को लिखेंगे और इसके चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे +1 -1। इसके चार्ज को नीचे लिखेंगे, इसके भी चार्ज को नीचे लिखेंगे। अगर दोनों पे चार्ज सेम है तो क्रॉस आउट हो जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा NaCl। जो एटम है उसी को हम लोग लिख देंगे, वो कंपाउंड का नेम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। लेकिन अगर आपको लिखना हो एल्युमिनियम क्लोराइड, आपको लिखना हो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड आपको लिखना है, तो बच्चों आप Al लिखेंगे और इसका चार्ज लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के द्वारा वैलेंसी कैसे निकालना है वो मैं आपको बता चुका हूं। और क्लोरीन का, इसका भी चार्ज लिखना है बच्चों -1। इसका चार्ज यहाँ लिखेंगे, क्लोरीन का चार्ज यहाँ लिखेंगे और इनसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्लोरीन का चार्ज 1 है, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि एल्युमिनियम का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से तो Al, और क्लोरीन का मल्टीप्लिकेशन होगा 3 से तो क्लोरीन का Cl3। अब एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया AlCl3। मान लीजिए मान लिया जाए मुझे बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चों Mg लेंगे। अगर मैग्नीशियम का वैलेंसी आपको याद है, याद तो करना पड़ेगा बच्चों। अगर आप चाहते हो सभी कंपाउंड्स का फॉर्मूला आपको याद हो जाए, देन यू मस्ट हैव टू रिमेंबर चार्ज ऑफ एटम्स एंड पॉलीएटॉमिक आयंस। आगे मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। मैग्नीशियम का चार्ज बच्चों होता है 2+, और ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का वैलेंसी निकालेंगे, ये -2 होता है, 2-। अब यहाँ मैग्नीशियम का भी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2। बच्चों सेम है तो इसको कैंसिल करेंगे और जो वैल्यू है अकेला मैग्नीशियम और अकेला ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और कंपाउंड की बात करते हैं बच्चों। हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों आप Al लिखेंगे एल्युमिनियम का सिंबल और इसका वैलेंसी लिखेंगे +3, हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। अभी देखो बच्चों ये पॉलीएटॉमिक आयन है, आपको पॉलीएटॉमिक का चार्ज याद करना पड़ेगा। मुझे पता है 1- होता है। इस एल्युमिनियम का वैलेंसी आप यहाँ लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी आप यहाँ लिखेंगे और इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद बच्चों ये हो जाएगा Al, एल्युमिनियम का नंबर 1 रहेगा और हाइड्रोक्साइड का नंबर 3 होगा। बच्चों यहाँ पे हाइड्रोक्साइड में आप देख रहे हो 2 एटम है, इसलिए इसको ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर डाल करके होल 3 मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों कुछ आयंस लिखा हुआ है, आप इसको नोट करेंगे और सभी को याद करेंगे। जब तक कैटायन और अनायन आप याद नहीं करेंगे
तब तक कंपाउंड आपके लिए बनाना मुश्किल है और केमिस्ट्री आपको मुश्किल लगता ही रहेगा। बच्चों यहाँ पे ये वो आयन है जिसका चार्ज +1 होता है, जैसे कॉपर आयन Cu+, पोटेशियम आयन K+, सिल्वर आयन Ag+, सोडियम आयन Na+, लिथियम आयन Li+। तो यहाँ पे वो एटम्स लिखा हुआ है जिसका चार्ज +1 होता है। फिर यहाँ पे आप बच्चों देखेंगे +2 चार्ज वाला, जैसे बेरियम आयन Ba+2। यहाँ पे अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं मिटा दूं इसको। हाँ, बेरियम आयन Ba+2, कोबाल्ट आयन Co+2, स्ट्रोनियम आयन Cr+2, आयरन +2 जिसको फेरस कहते हैं, फेरस आयन Fe+2, कॉपर आयन Cu+2। तो बच्चों इस तरह से सारे कटायंस का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, सारे को आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में और लर्न कर लेंगे। अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो मुझे लगता है कंपाउंड बनाना आपके लिए बहुत ही इजी टास्क हो जाएगा। यहाँ पे वैसा एलिमेंट है जिसका चार्ज +3 होता है। फिर ये तो हो गया कटायन। बच्चों जिस एटम के ऊपर प्लस चार्ज होता है वो होता है कटायन। अब फिर हम लोग बात करते हैं वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उसे कहते हैं हम लोग अनायन। यहाँ पे वो अनायन का लिस्ट बच्चों दिख रहा है आपको, वो अनायन का लिस्ट आपको दिख रहा है जिसका चार्ज -1 होता है, जिसका चार्ज -1 होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। बच्चों ये याद करना है, अगर मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला प्लस उसका चार्ज दोनों मुझे याद होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फेट HSO4। बच्चों अगर मुझे मैग्नीशियम बाइसल्फेट बनाना है या मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाना है तो इस हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला और उसका चार्ज मुझे पता होना चाहिए। हाइड्रोक्साइड आयन, अभी मैंने कंपाउंड बनाया था हाइड्रोक्साइड आयन का OH-। फिर -2 चार्ज वाला आयन, यहाँ पे कटायन है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट है CO3 -2। बच्चों एक डिफरेंस मैं बता दूं, जब हाइड्रोजन लगा रहे तो एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और एक चार्ज कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन नहीं है तो सिर्फ कार्बोनेट नाम हो जाएगा इसका और इसका चार्ज -2 होगा। यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन सल्फेट है HSO4, SO4 है, SO4 सल्फेट आपको बता दूं SO4 है लेकिन चार्ज -1 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक दिख रहा है आपको, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो -2 है, तो इसलिए ये बाइसल्फेट है और ये सल्फेट। इस तरह से बच्चों जितना भी, जैसे एक और इम्पॉर्टेंट आपके लिए है फॉस्फेट आयन PO4 -3, फिर आपके लिए फॉस्फाइट आयन PO3 -3। तो इन कंपाउंड्स को, इन कटायंस और एनायंस को आपको लर्न कर लेना है। बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ भी कटायन एनायंस का कुछ लिस्ट है, मुझे लगता है इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेस्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। टेस्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, या आप कैसे पता करेंगे जो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, टेस्ट कैसे कर पाएंगे, जिसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। बच्चों डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी केमिकल इक्वेशन का, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पे गैस का इवोल्यूशन होगा। चेंज इन कलर, अगर केमिकल इक्वेशन हुआ है तो रिएक्टेंट का कलर और प्रोडक्ट का कलर दोनों चेंज हो सकता है। अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है मे बी चेंज इन हीट हो सकता है। बच्चों चेंज इन हीट के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन दो कैटेगरी का होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होता है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं,
और वैसा रिएक्शन जिसमें अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होता है उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, कार्बन का अगर रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवाते हैं, कार्बन का रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवाते हैं, आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बनेगा इसके साथ हीट भी लिबरेट होगा। अगर हीट लिबरेट होता है तो आप इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल मैं बता दूं आपको बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड अगर आप लेते हैं और इसके साथ वाटर आप ऐड कर दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ पे लिबरेट होता है। बच्चों अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट लिबरेट हो रहा हो तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल बच्चों मैं दे दूं, इवेपोरेशन। बच्चों इवेपोरेशन तब होता है जब लिक्विड मॉलिक्यूल सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, अपनी एनर्जी बढ़ाता है और फिर वो एस्केप होता है। तो इवेपोरेशन में कोई लिक्विड कन्वर्ट होने वाला है गैस में, और ये तब हो पाता है जब आप सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इसको देते हैं या नेचर से अपने आप ये हीट रिसीव करता है। तो इस प्रोसेस को आप कह सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर आप बच्चों अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, अमोनियम क्लोराइड, और इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम हो जाता है। सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्यों हो जाता है कम? क्योंकि यह एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक तरह का ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एक हो गया चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा हो गया चेंज इन कलर, तीसरा हो गया लिबरेशन ऑफ हीट, चौथा फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट। हो सकता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक किसी सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए जिसे कहते हैं प्रेसिपिटेट, या इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जब भी केमिकल रिएक्शन के समय कोई सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए तो ये कंफर्म हो जाता है देयर शुड बी अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों चेंज इन स्टेट। अगर किसी रिएक्शन के समय चेंज इन स्टेट, एक रिएक्टेंट का स्टेट चेंज हो जाता है तो आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। तो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी केमिकल रिएक्शन का जिसके कारण हम लोग पता कर पाते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। बच्चों बात करेंगे टेस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर मस्ट बी आइदर इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, या तो हीट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा या अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा। द reaction what happened? The reaction must between fixed quantities of reactant of the quantities of the reactant। अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो निश्चित रूप से एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। बच्चों आप जानते होंगे केमिकल रिएक्शन सर्टेन लॉज को फॉलो करता है, सर्टेन लॉज को फॉलो करता है। हम लोगों को दो लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मास का मतलब है बच्चों टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में मास का लॉस नहीं होता है, ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहा है और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो बच्चों रिएक्टेंट का आपस में रिएक्ट करने का क्वांटिटीज फिक्स्ड होता है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कार्बन का 12 ग्राम
एटॉमिक मास आप जानते होंगे, 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट करता है और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बच्चों यहाँ पे ये रेशियो फिक्स्ड है, अगर आप 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं और 24 ग्राम कार्बन ले लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन 44 ग्राम ही होगा, क्योंकि किसी एक रिएक्टेंट के मास बढ़ जाने से या किसी एक रिएक्टेंट के मास कम हो जाने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, डिपेंड करता है जिस रेशियो में कंबाइन हुआ है वो रेशियो कम या ज़्यादा हुआ है या नहीं हुआ है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देयर मस्ट नॉट बी आइदर गेन और लॉस ऑफ मैटर। मैंने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास का लॉस होता है ना ही मास का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स obtained as a result of chemical reaction must have properties different from those of reactant। बच्चों ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। केमिकल रिएक्शन है क्या, तो वैसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है और दूसरे सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज पहले सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज से एब्सोल्युटली डिफरेंट होता है। इसलिए केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो रिएक्टेंट का प्रॉपर्टीज उसके प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, तो बच्चों अगर मुझे लिखना हो, अगर किसी केमिकल रिएक्शन को लिखना हो तो मैं लिखूं, जैसे मान लीजिए कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये बच्चों ये वर्ड में लिखना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए इस चीज़ों को लिखने में आसान बनाने के लिए कहा गया केमिकल रिएक्शन में जो कंपोनेंट इस्तेमाल होता है उसे आप सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किसी केमिकल रिएक्शन को जब सिंबल और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे कहते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कार्बन के लिए C लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन के लिए O2 मैं लिख दिया। अब जो कंपाउंड बनेगा वो CO2 बनेगा। तो किसी केमिकल रिएक्शन का सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन कहलाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ a chemical reaction in the form of symbol and formula। करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, ये आप देख पा रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करने के बाद पोटेशियम नाइट्राइट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। अब इसको सिंबल के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया गया तो इसको कहेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन, और ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को कहा जाएगा केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग रूल फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कैसे रूल हम लोग फॉलो करते हैं, कौन सा रूल हम लोग फॉलो करते हैं। तो शायद आप लोगों को पता है बच्चों, जितना भी रिएक्टेंट होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और प्रत्येक रिएक्टेंट के बीच प्लस साइन लिखा जाता है। उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए बीच में हम लोग एरो देते हैं और
एरो के बाद हम लोग प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, एक रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट, दूसरे रिएक्टेंट के बीच में, पहले और दूसरे रिएक्टेंट के बीच में एरो का साइन, फिर उसके बाद ये इसको प्रोडक्ट कहेंगे। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को सेपरेट करने के लिए एरो का साइन। इसे केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। बच्चों केमिकल इक्वेशन का दो कैटेगरी होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट साइड के टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड के टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप ऑफ एटम्स। जैसे यहाँ पे एक Zn है तो यहाँ पे एक Zn है, दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है तो एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 ऑक्सीजन। अगर नंबर ऑफ टाइप ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल हो तो इसे कहते हैं हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड टाइप ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होगा तो उसे कहेंगे हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल। बेसिकली नंबर ही डिफरेंट होगा। किसी केमिकल इक्वेशन में नया एटम का फॉर्मेशन तो होता नहीं है, तो रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होना चाहिए। तो बैलेंस्ड और बराबर नहीं है तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं बच्चों? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको बैलेंस करना है तो याद रखना है, यू विल हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। पहला काम करना है आपको, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो मेटल्स है सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। बैलेंस द मेटल्स, पहले मेटल को बैलेंस करना है। फिर बच्चों उसके बाद सेकेंड स्टेप में मुझे नॉन मेटल को बैलेंस करना है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस द नॉन मेटल्स other than oxygen and hydrogen। थर्ड स्टेप में बच्चों आप बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। बैलेंस द ऑक्सीजन। फिर फाइनली आप बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। बैलेंस द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन। और फाइनल स्टेप में चेक कर लेना है एक बार जो बैलेंस एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लोग अगेन बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन मेरा बैलेंस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मान लिया जाए मुझे एक केमिकल इक्वेशन दिया गया और उसे मुझे बैलेंस करना है, तो हम लोग बात करते हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं। केमिकल इक्वेशन फाइंड कर लें हम लोग। जैसे एक केमिकल इक्वेशन मेरे पास आ गया, मैं लिख लेता हूं इसी केमिकल इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं Fe आयरन प्लस H2O एरो Fe3O4
प्लस H2। बच्चों मैंने बताया आपको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे फेरस 3 है तो यहाँ पे आप 3 कर देंगे, तो आयरन आपका बैलेंस हो गया। दूसरा नॉन मेटल के नाम पे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई है नहीं, तो नॉन मेटल को बैलेंस करना नहीं है। थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन को देखेंगे, तो ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे 4 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, तो इसके आगे बच्चों 4 लगा देंगे, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ 4 आगे इंसर्ट करने से हाइड्रोजन में क्या चेंजेज आ गया, तो हाइड्रोजन का नंबर हो गया 4 2 जा 8। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे मुझे 2 ही हाइड्रोजन दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग 4 इंसर्ट कर देंगे, हो गया आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और आप सर्टेन स्टेप्स फॉलो करेंगे केयरफुली, आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए सोडियम और इसका रिएक्शन करवा दीजिए आप H2O से, बाई प्रोडक्ट बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। बच्चों इसको बैलेंस करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, तो सोडियम सोडियम दोनों एक है, कुछ नहीं करना है मुझे। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है, कुछ नहीं करना मुझे। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 और 2 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें, तो बच्चों याद रखना है, जिधर ऑड नंबर है किसी एटम का, उसको इवन बनाने की कोशिश पहले करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन बच्चों, ये हाइड्रोजन आपके पास 2, इधर हाइड्रोजन 2 यहाँ और एक यहाँ 3, तो ऑड नंबर किधर है हाइड्रोजन का, पहले उधर इवन बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ 2 दे दूँ। अब 2 देने से क्या चेंजेज आया बच्चों, सोडियम का नंबर बढ़ गया, तो सोडियम के आगे 2 दे देंगे, तो सोडियम का नंबर सेम हो गया। अब ऑक्सीजन का नंबर बढ़ गया होगा बच्चों, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीजन का नंबर 2 हो गया, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर भी 2 हो गया, हाइड्रोजन का नंबर कितना 2 2 जा 4, तो आपका हाइड्रोजन का नंबर RHS में भी कितना 2 यहाँ 2 यहाँ बैलेंस। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और बैलेंसिंग के लिए अलग से मैं सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा बहुत सारे इक्वेशन का, ताकि जो भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, 2 टर्म है मेरे पास, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है और कोवैलेंसी क्या होता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पे बात करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है बच्चों, जब भी कोई एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाता है और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम के द्वारा डोनेट किया जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। आप यूं कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मुझे बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। बच्चों आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ चलिए करेक्ट दिख रहा है। मैं बात कर रहा हूं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में आप देखिए, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और खुद बनेगा मैग्नीशियम 2+ कंडीशन, यानी कि कटायन बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। और ये क्लोरीन आपका 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और खुद बन जाएगा अनायन, 2 अनायन बन जाएगा। छोटा पड़ गया, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, इसको मैं लिख दूं, आगे मैं लिख दूं इसको 2Cl-, 2 अनायन बन गया।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको दिख रहा है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगा। क्लियर है? इलेक्ट्रोवैलेंसी का क्या मतलब है? आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के समय एक मेटल एटम जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शो करता है उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं क्या? ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दे ही देता हूं। जिंक सल्फेट मैं ले लेता हूं, जिंक सल्फेट SO4, जिंक सल्फेट। जिंक का बच्चों वैलेंसी आप याद किए होंगे तो Zn+2 होता है और SO4 का चार्ज -2 होता है। इसका क्या मतलब है? तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस किया होगा और सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया होगा। किसी आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के समय जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होता है बच्चों? कोवैलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन के समय, कोवैलेंट कंपाउंड बनता कैसे है? तो ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और कोवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे शेयरिंग होगा वो बताएंगे थोड़ी देर में, हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड अलग से डिस्कस करेंगे। तो कोवैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। किसी कोवैलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन के समय एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है उसे कहते हैं हम लोग कोवैलेंसी। जैसे मान लीजिए मैं बना रहा हूं ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन अकेले तो रहेगा नहीं, आप जानते हैं ऑक्सीजन एक्टिव मेटल है, एक्टिव एलिमेंट है, तो O के फॉर्म में रहेगा नहीं। जब भी वो रहता है तो अपने ही दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के रखता है। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों आप देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 होता है, फिर दूसरे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 6 होता है। और आप जानते हैं किसी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। तो एक ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अपने बगल वाले एटम से दोस्ती करता है और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। अब देखिए इस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, अब दोस्ती हुआ तो दोनों ओर से देना पड़ेगा। अब दूसरा एटम्स भी 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले एटम से शेयर कर लेता है। मैं आपसे पूछूं एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया? तो आपको दिख रहा है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय 1 एटम, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय 1 एटम कितना है बच्चों? 2 है। इसलिए कोवैलेंसी ऑक्सीजन का 2 होगा। करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देते हैं बच्चों आपको। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर मैं ले लूं NH3, मैं ले लेता हूं NH3, ये अमोनिया। तो एक नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 बॉन्ड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर रहेगा। हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन अपने बगल वाले नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और अपना ड्यूप्लेट बना लेता है। बच्चों हाइड्रोजन जो है लोअर एलिमेंट्स है और लोअर एलिमेंट सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है, ड्यूप्लेट जिसको कहते हैं। अब नाइट्रोजन क्या करेगा? सभी हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो नाइट्रोजन के सर्किल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया बच्चों? आप काउंट कर सकते हैं, 8 हो गया। अब स्टेबल है। अब आप मुझे बताइए नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग परफॉर्म किया है? तो बच्चों अकेला नाइट्रोजन दिख रहा है 1 2 3,
अकेला एटम 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, इसलिए नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना होगा? नाइट्रोजन का कोवैलेंसी हो जाएगा 3। और मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन का कोवैलेंसी कितना? तो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है? एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया होगा, तो इसका कोवैलेंसी 1। क्लियर है? इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड तो वैसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बाद बनता हो उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किसके बीच होगा? तो निश्चित रूप से नॉन मेटल्स इसमें इन्वॉल्व होता है और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कभी भी कोवैलेंट कंपाउंड्स में मेटल्स इन्वॉल्व नहीं होता है। तो बच्चों कोवैलेंट का एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ऑक्सीजन का मैंने बताया, अमोनिया का मैंने बताया कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो एक टर्म है ये कोवैलेंट बॉन्ड, क्या होता है? मुझे लगता है आप जवाब दे पाएंगे। वैसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बाद बनता हो उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड का कितना टाइप होता है बच्चों। तो कोवैलेंट बॉन्ड का 3 टाइप आपको देखने को मिल जाएगा। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है सिंगल बॉन्ड बनता होगा। जब भी सिंगल बॉन्ड बनेगा तो एक एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग परफॉर्म किया जाएगा। जब बॉन्ड फॉर्मेशन के समय एक एटम एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो वो कहलाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन मैं ले लेता हूं एज ए एग्जांपल। क्लोरीन मैं ले लेता हूं Cl। बच्चों Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखेंगे 2 8 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिखेंगे 7। वैलेंसी आपसे पूछूं, अब आप निकाल पाएंगे जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले। वैलेंसी इक्वल टू 7 माइनस 8 इक्वल टू -1। वैलेंसी इसका हो गया -1, यानी कि ये क्या करेगा? इसका वैलेंसी -1 है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। मैं बनाने वाला हूं Cl2। तो बच्चों Cl मैं लिखता हूं। अब आप मुझे बताइए इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 7 इलेक्ट्रॉन हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर दूसरा Cl 7 इलेक्ट्रॉन इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आप मुझे बताइए एक क्लोरीन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है जो उसका पूरा हो जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है, एक इलेक्ट्रॉन और हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो एक क्लोरीन दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, दूसरा एटम भी पहले एटम से एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्लोरीन एटम कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया? 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। दूसरा क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया? 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग अगर करता है तो इसके बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये मॉलिक्यूल इस तरह से लिखा जाएगा। तो जहां कहीं भी एक बॉन्ड आपको दिखे इसका मतलब आपको समझना है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है जो दोनों एटम के द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है। करेक्ट? चलिए ये तो हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक एग्जांपल देख लीजिए, इसमें भी एग्जांपल आपको दिख रहा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1। इस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1। तो अकेला इलेक्ट्रॉन के साथ तो रहेगा नहीं, ये अपना स्टेबिलिटी कंप्लीट करना चाहेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो एक हाइड्रोजन अपने बगल वाले हाइड्रोजन से
इस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, एक हाइड्रोजन बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग H2 के फॉर्म में लिखते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो शायद आप समझ गए होंगे। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन के समय एक एटम दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग परफॉर्म करता है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर 2 है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक एटम दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग परफॉर्म करता होगा। जैसा एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूं। O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, एक ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6, दूसरा ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6। अब एक ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो अपने बगल वाले से 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। फिर दूसरे को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी अपने बगल वाले से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। दोनों ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। वंस ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों एटम्स स्टेबल और एज अ मॉलिक्यूल ये एग्जिस्ट करेगा, दोनों के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसको कहा जाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एज अ O2 नेचर में एग्जिस्ट करता है। डबल बॉन्ड है बच्चों, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 4 हो सकता है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस कर चुके हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग को फॉर्म किया जाता होगा किसी एक एटम के द्वारा, एक एटम के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग को फॉर्म किया जाता होगा। ट्रिपल बॉन्ड, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम्स। जैसे मैं नाइट्रोजन बना देता हूँ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूँ N2 मॉलिक्यूल। बच्चों N2 मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? एक नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 इलेक्ट्रॉन। फिर नाइट्रोजन आगे 3 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर। अब इसमें इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है ताकि ये ऑक्टेट पूरा कर ले? 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। बच्चों ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के 3 एटम को शेयर करेगा, दूसरा नाइट्रोजन पहले नाइट्रोजन के 3 एटम को शेयर करेगा। अब आप देख रहे हैं शेयरिंग जोन में, जो ओवरलैपिंग जोन है, इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों? यहाँ पे 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि प्रत्येक नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, मतलब शेयरिंग किया है। और यहाँ से बॉन्ड कितना बनने वाला है बच्चों? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है और ये N2 के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम्स। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग डिस्कस कर लिए। फॉर्मेशन ऑफ एन एसिटिलीन मॉलिक्यूल, एसिटिलीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बच्चों यहाँ पे ये नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड में, ज़्यादा वहाँ पे क्लियर आएगा। इन चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब कौन सा पॉइंट्स है जिसको हम लोगों को लर्न करना है? लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट पॉइंट, chemical bond is formed. Chemical bond is the force of attraction by which two atoms attract each other. Chemical bond क्या है? एक टाइप का force of attraction है जिसके कारण दो एटम्स आपस में एक दूसरे के पास रहता है और अट्रैक्टेड रहता है। A chemical bond is the force of attraction which
होल्ड्स टुगेदर द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम हैं, जैसे मैं NH3 ले लेता हूँ, अमोनिया की बात करता हूँ, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन है, ये किस तरह से एक दूसरे से कंबाइन होगा? तो आप कह सकते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच केमिकल बॉन्ड होगा। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है? हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण एटम्स सारे एक साथ होंगे। नेक्स्ट, an electrovalent bond is formed as a result of complete transfer of electron। ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग बच्चों। ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं, एटम्स व्हिच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिव आयन आर सेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो एटम्स इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, कटायन बनाता है, वैसे एटम्स को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे मान लीजिए आप कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखें बच्चों तो 2 8 8 और 2। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए इसका वैलेंसी भी 2 ही होगा। तो वैलेंसी 2 है, इसका मतलब आयनिक कंपाउंड अगर बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ये परफॉर्म करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो Ca खुद बन जाएगा Ca+2 और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बच्चों आप देख रहे हो कटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। वंस कटायन का फॉर्मेशन हो गया तो कैल्शियम को क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। नेक्स्ट बात करते हैं, एटम्स which can gain electrons and form negative ion are said to be electronegative। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के समय जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है अपने ऊपर, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे एक एग्जांपल बच्चों मैं आपको दे दूं, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसा आप जानते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बनेगा O-। अगर नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर होल्ड करता है तो बच्चों इसको कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं बच्चों क्लोरीन क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? तो पता करेंगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा या 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो बच्चों हम लोगों को समझ आता है 7 इलेक्ट्रॉन कभी भी डोनेट नहीं कर सकता, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करेगा। तो Cl अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो खुद बन जाएगा Cl-, और अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन। हम लोगों ने पढ़ा केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, किसको रिएक्टेंट कहते हैं, किसको प्रोडक्ट कहते हैं, बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है। अब हम लोगों के सामने है नया टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों डिफरेंट टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब नाम से पता चल रहा है 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाता होगा, एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों नाम से पता चल रहा है डिकम्पोजिशन,
मतलब कुछ टूट जाता होगा। एक मॉलिक्यूल टूटता है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम एक कंपाउंड से निकल के दूसरे कंपाउंड में चला जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट, बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट वैसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, सारे को एक एक करके डिस्कस करेंगे बच्चों हम लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मेरे सामने है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बच्चों वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में मिल करके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसे कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट आपस में मिलता है और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट लिया, क्लोरीन एलिमेंट लिया, दोनों मिला, दोनों मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, दोनों मिलकर अमोनिया का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे कार्बन है, सल्फर है, दोनों मिलकर कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे आयरन है, सल्फर है, दोनों मिलकर के आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन किया। तो मैं देख पा रहा हूँ दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यही तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो जुड़ जाता है एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अभी मैंने क्या पढ़ा? एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट बात करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड का कंबशन। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट, जैसे SO2 और O2 दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो दोनों मिलके एक बाई प्रोडक्ट बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। PCl3 और Cl2, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोरीन, दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स या टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स भी आपस में मिल करके एक सिंगल कंपाउंड का प्रोडक्शन करेगा, जिसे कहेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, calcium oxide when react with carbon dioxide it will form a compound, single compound, that is calcium carbonate. Calcium oxide when react with water it will form single compound, calcium hydroxide. When ammonia react with HCl that will form a single compound known as ammonium chloride. It's correct. चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ गए हम लोग। ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ, ये एक्स्ट्रा सीट आ गया इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों मैं आपसे कोई डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेकडाउन। एक कंपाउंड टूटेगा और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अ सब्सटेंस is broken down into two or more simpler substances. एक सब्सटेंस टूटता है और दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों इसको हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। पोटेशियम क्लोरेट, बच्चों पोटेशियम क्लोराइड को आप हीट करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। डाइजेशन ऑफ फूड, बच्चों डाइजेशन ऑफ फूड में होता क्या? हम लोग जो खाना खाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बॉडी में जाकर के छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ा जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन किया जाता है। अल्टीमेटली हम लोगों के बॉडी को ग्लूकोज मिलता है, अमीनो एसिड्स मिलता है, फैटी एसिड्स मिलता है। तो छोटा छोटा पार्ट हम लोगों को बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होता है और खाने के समय हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंज्यूम करते हैं। तो डाइजेशन भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
बच्चों ये रिएक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयरन सल्फेट को अगर हीट करेंगे तो बाई प्रोडक्ट Fe2O3, SO2 और SO3 का फॉर्मेशन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके लिए। अब फेरस सल्फेट का बच्चों कलर याद रखना है, अगर एनहाइड्रस होगा तो व्हाइट होगा, लेकिन अगर हाइड्रेटेड होगा तो इसका कलर ग्रीन होता है। लेकिन Fe2O3 का कलर कैसा होने वाला है? ब्राउन होने वाला है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हम लोगों के पास नहीं। अब कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप। पहले मैंने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 3 तरह का होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन में बच्चों डिकम्पोजिशन के लिए, ब्रेकडाउन के लिए हीट का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन के लिए लाइट का इस्तेमाल होता है। यहाँ बात करते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। जैसे वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दे बच्चों, या वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दे, तो वहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो गया। क्यों ब्रेकडाउन हुआ? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या आप NaCl के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दीजिए, NaCl के सॉल्यूशन से, यानी कि NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दीजिए। बच्चों 2 प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, सोडियम और क्लोरीन गैस। नेक्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होता है और कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक हो जाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल AgBr हम लोग ले सकते हैं या AgCl ले सकते हैं। जैसे ही AgBr AgCl को लाइट आप देंगे बच्चों, ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड को जैसे ही आप लाइट देंगे हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ब्रेकडाउन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसलिए हम लोग इसका कैटेगरी बनाते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। केमिकल रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, और इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर सल्फेट है आपके सामने, कॉपर सल्फेट है, इसका रिएक्शन हम आयरन से करवा रहे हैं। बच्चों एक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद होगा तो पता होगा आयरन का प्लेस एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और कॉपर का प्लेस नीचे है। कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए आयरन इस पे हमला कर देता है और कॉपर को यहाँ से निकाल देता है और खुद बना लेता है फेरस सल्फेट। तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल का प्लेस ले लेता है और लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड से, उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है और आयरन सल्फेट का जो कलर होता है ग्रीन होता है। लेकिन एनहाइड्रस आयरन सल्फेट मिल जाए तो एनहाइड्रस आयरन सल्फेट का कलर वाइट होता है। ठीक है ना, ये कलर नोटिस कर लेना। यहाँ पे मैं बात करूँ कॉपर सल्फेट। बच्चों कॉपर सल्फेट का जिंक से रिएक्शन करवा दूँ, सेम प्रोसेस। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक का प्लेस ऊपर है, कॉपर का प्लेस नीचे है। तो जिंक कॉपर को कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और खुद जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है और कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया। बच्चों नेक्स्ट आप देख सकते हैं KBr पोटेशियम ब्रोमाइड का क्लोरीन से रिएक्शन करवा दीजिए तो क्लोरीन ठहरा हाईली रिएक्टिव, ब्रोमीन ठहरा लेस रिएक्टिव, अब ब्रोमीन को उसकी जगह से हटा देता है, खुद पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है। पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन सेपरेट हो गया। यहाँ पे बच्चों ये आपके लिए VVI है, नोट करेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Fe2O3 का रिएक्शन Al से, इसको कहते हैं थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस। ये है थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके लिए। Fe2O3 का Al से रिएक्शन करवाएंगे, Al2O3 बनेगा और Fe बनेगा। बच्चों ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन करने का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है और उसी हीट का इस्तेमाल हम लोग वेल्डिंग करने में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस, लेकिन इक्वेशन याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक एटम किसी दूसरे एटम कमजोर एटम को डिस्प्लेस कर रहा था, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाए। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से करवा दिया जाए। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से करवा दिया जाए। बच्चों सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हुआ क्या, ये क्लोरीन ये चला सिल्वर के पास और ये नाइट्रेट ये चला किसके पास, सोडियम के पास। ये नाइट्रेट चला सोडियम के पास। तो देखिए क्लोरीन Ag के साथ आया तो AgCl का फॉर्मेशन हुआ, और सोडियम नाइट्रेट के साथ आया तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। बच्चों यहाँ पे AgCl भी एक प्रेसिपिटेट ही है। यहाँ पे हम लोग बात करें बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से H2SO4 से। बच्चों बेरियम सल्फेट का जो प्रोडक्ट होता है ये सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। बेरियम सल्फेट सॉलिड प्रोडक्ट है, प्रेसिपिटेट बनाता है, इसलिए बेरियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। देखिए बच्चों बेरियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन क्लोराइड बना। हुआ क्या, तो क्लोरीन बच्चों यहां से निकल के चला किसके पास, वंस अगेन ये दूसरा इक्वेशन है। यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के चला किसके पास, ये हाइड्रोजन चला क्लोरीन के पास, और Ba यहाँ से निकल के चला किसके पास, सल्फेट के पास। तो ये बना BaSO4 बेरियम सल्फेट, जो एक सॉलिड प्रोडक्ट है, प्रेसिपिटेट बनाता है और HCl का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सोडियम का क्लोरीन से एफिनिटी कुछ ज़्यादा ही होता है, दोस्ती कुछ ज़्यादा ही है। तो सोडियम चला क्लोरीन के पास, देखिए ये सोडियम चला किसके पास, ये सोडियम चला क्लोरीन के पास और ये हाइड्रोजन चला OH के पास। तो बना सोडियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल। अगेन AlCl3 अल्मोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अल्मोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों आपको याद होगा अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड है, इसलिए अमोनिया का क्लोरीन से, अमोनियम का NH4 का क्लोरीन से ज़्यादा एफिनिटी होगा। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यह एक सॉलिड प्रोडक्ट है, ये भी सॉलिड प्रोडक्ट है लेकिन ये डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें एक सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन ऑफ द सॉलिड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। कोई सॉलिड प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो जाए तो उसे कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देख लीजिए सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ सोडियम क्लोराइड से। बच्चों सिल्वर क्लोराइड का सॉलिड प्रोडक्ट होता है, सिल्वर क्लोराइड एक सॉलिड प्रोडक्ट बना और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे अल्मोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवा दें, अल्मोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवा दें। बच्चों अल्मोनियम का हाइड्रोक्साइड सॉलिड प्रोडक्ट बनाता है, तो अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड एज अ प्रेसिपिटेट बनेगा और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट का Ki से रिएक्शन करवा दिया जाए, लीड नाइट्रेट का Ki से रिएक्शन करवा दिया जाए।
लीड नाइट्रेट का KI से रिएक्शन करवा दिया जाए। बच्चों लीड आयोडाइड बनता है PbI2, जो एक सॉलिड प्रोडक्ट है, येलो कलर होता है, कलर भी आप याद रख सकते हैं, ये येलो कलर का होता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, दो कैटेगरी का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है उसे कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कार्बन का रिएक्शन अगर करवा दिया जाए ऑक्सीजन से, कार्बन को आप बर्न करेंगे बच्चों, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा ही, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन करवा दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम को वाटर में डालेंगे, स्लैक लाइम का फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। तो यह किस टाइप का रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक नाम से ही पता चल रहा है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। एग्जांपल आप ले सकते हैं, किसी रेड हॉट कोक पे स्टीम आप अप्लाई करेंगे बच्चों, आप देखेंगे वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है कब? जब रेड हॉट कोक पे हम लोग स्टीम अप्लाई करते हैं, तो जब तक इसको सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ना मिले केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि यह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन, बच्चों एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि यह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट का प्रेजेंस चाहिए तब नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे आप जानते होंगे लाइटनिंग के समय, थंडरस्टॉर्म के समय, लाइटनिंग के समय टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक स्पार्क, लाइटनिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क। उस समय टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और उस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। चूँकि यह एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे ही हो पाता है। ये लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस लाइटनिंग के समय टेम्परेचर रेज हो जाता है। एक और एग्जांपल बच्चों याद करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जैसे आप ले लीजिए, अमोनियम क्लोराइड कंटेनर ले लीजिए और अमोनियम क्लोराइड क्या कीजिए उसमें डाल करके और हाथ में पकड़े रहिए, थोड़े ही समय में आपको फील होगा जो आपका हाथ ठंडा हो रहा है। मतलब जैसे ही आप अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व किए हैं, इसका मतलब उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि वह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर कम होगा तो आप कोल्ड फील करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, ये हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये डिस्कशन हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बच्चों? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो, रिडक्शन भी होता हो, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली, एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी और एक ही साथ रिडक्शन भी होता है, उसे कहते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चों ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन के लिए बच्चों 3 प्रोसेस है। अगर किसी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जा रहा है, इसका मतलब उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन का लॉस कर रहा है तो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है तो उस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का 3 प्रोसेस बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। 3 कंडीशन में ऑक्सीडेशन हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए सोडियम, बच्चों सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कैटायन का फॉर्मेशन करता है, तो इसको आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना पसंद करता है,
2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Zn+2 का स्टेट गेन करता है, और चूंकि कटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम दिख रहा है आपको, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और Al+3 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिए बच्चों, यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ H2S है बच्चों, H2S का रिएक्शन Br2 से करवा दीजिए, H2S का रिएक्शन Br2 से करवा दीजिए, तो आप देखेंगे HBr का फॉर्मेशन हो जाता है और सल्फर अलग हो जाता है। अब देख लीजिए सल्फर H2S से किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, H2S से ये कन्वर्ट हो गया इसमें। अब ये H2S से S बनने में क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब H2S का क्या हुआ, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ, H2S का क्या हुआ, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे देखिए HCl का रिएक्शन MnCl2 से करवा दिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड से करवा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट मैग्नीशियम क्लोराइड H2 और Cl2 बन रहा है। आप देखिए बच्चों HCl से ये क्लोरीन किस स्टेट में जा रहा है, Cl2 में, यानी कि HCl से क्या हटा होगा तो Cl2 बना, तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन हटा होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रिडक्शन क्या होता है बच्चों। यहाँ भी 3 पॉइंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहेंगे। यानी कि ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसका उल्टा कर देंगे तो रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन में होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए Fe+3 है, 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, 1 सेकेंड, Fe+3 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Fe+2 में कन्वर्ट हो गया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन। Sn+4 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Sn+2 में कन्वर्ट हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, रिडक्शन। यहाँ पे देखिए CuO का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं हाइड्रोजन से, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन, CuO का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं H2 से। अब देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया, ये Cu में कन्वर्ट हो गया। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया क्या, हाँ, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा होगा, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप देखिए यहाँ पे H2S है, H2S है, H2S का रिएक्शन Cl2 से करवा दीजिए। आप देखिएगा S से क्या हो रहा है, S से हाइड्रोजन हट रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब यहाँ Cl2 को देखिए, Cl2 है और यहाँ Cl है, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो रहा है क्या, हाँ, इसलिए Cl2 का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है। बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे, 2 टर्म है मेरे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो जिस किसी केमिकल सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेट मी क्लियर, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है किसी केमिकल रिएक्शन में उसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और किसी केमिकल रिएक्शन में जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और किसी केमिकल रिएक्शन में जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, वो केमिकल सब्सटेंस
जिसका केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन होता होगा उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे? वो केमिकल सब्सटेंस जिसका केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। बच्चों नाम याद रखना है, नाम याद रखना है। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे H2SO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका नाम याद रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट में आपको याद रखना है कार्बन है, H2S है और SO2 है, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? तो किसी केमिकल रिएक्शन में जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे? तो किसी केमिकल रिएक्शन में जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज। रिडॉक्स रिएक्शन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा हो, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा हो उसे कहते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से, तो निश्चित रूप से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, ये टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। फ्री स्टेट में कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 0 होता है। लेकिन अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पे इसका चार्ज कितना होगा? +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा तब यहाँ से सल्फेट इसमें अटैच हुआ होगा। यहाँ पे कॉपर देखिए +2 स्टेट में था, कॉपर क्या था? +2 स्टेट में था, और ये किस में चला गया? ये कन्वर्ट हो गया Cu में, 0। अब देखिए इसका 0 से +2 हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, तो ऑक्सीडेशन और यहाँ पे Cu +2 से 0 में गया, +2 से 0 में गया, यानी कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, तो रिडक्शन। एक ही इक्वेशन के अंदर, एक ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, इसी इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, Zn(Cu+2), Zn+2 और Co, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं बच्चों Fe2O3, आप देखो Fe2O3 किस में चला गया? Fe, ये देखो Fe में चला गया, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से हटा गया। हाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। यहाँ Al देख लो, एल्युमिनियम का किस में कन्वर्जन हो गया? Al2O3 में। ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है क्या? हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों चेंज। चेंज 2 कैटेगरी का होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज वैसा चेंज है जिसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, नया प्रॉपर्टीज भी डेवलप नहीं होता है। लेकिन केमिकल चेंज वैसा चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस का भी प्रॉपर्टीज होता है और नए प्रॉपर्टीज का भी फॉर्मेशन होता है। जैसे किसी कार्बन को आप बर्न कर दीजिए, कार्बन को आप बर्न करेंगे, एस मिलेगा आपको, और कार्बन डाइऑक्साइड स्मोक मिलेगा, ठीक है। लेकिन एस का प्रॉपर्टीज और कार्बन का प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होगा। करेक्ट? एग्जाम्पल है आपके पास बर्निंग ऑफ कोल। किसी कोल को आप बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद बाई प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा उसका प्रॉपर्टीज और इनिशियली कोल का प्रॉपर्टीज सेम होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसे कहेंगे केमिकल चेंज। कर्लिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, तो जो पहले मिल्क था बाद में कर्ड बन गया, क्या दोनों को प्रॉपर्टीज में कोई सिमिलरिटीज है? नहीं, प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज नहीं है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, जिस समय फूड बनाते हैं उसको सर्टेन टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं, उस फूड का बहुत सारा बॉन्ड हीट के कारण टूटता है, बनता है और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है फूड बनाने के बाद, इसलिए कुकिंग क्या कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन,
किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट को अगर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही एक्सपोज्ड आप छोड़ देंगे तो आप देखेंगे थोड़े ही समय में उस मेटालिक सरफेस के ऊपर से एक ब्राउन लेयर चढ़ जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग रस्टिंग। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर और एयर के कारण नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए रस्टिंग भी एक तरह का केमिकल चेंज है। ग्रोइंग ऑफ प्लांट, बच्चों प्लांट का ग्रोथ अगर होता है तो रेगुलरली सेल का डिवीजन होगा, रेगुलर सेल का डिवीजन होगा, उसके बाद ही प्लांट का सेल का नंबर बढ़ेगा और उसका ग्रोथ हो सकता है, इसलिए ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बच्चों आपको पता होगा फ्रूट में एक गैसियस हार्मोन होता है जिसको कहते हैं इथिलीन, और इथिलीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी फ्रूट को पकने के लिए। तो जब तक फ्रूट के अंदर इथिलीन प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक वो पकेगा नहीं, है ना। तो सर्टेन केमिकल चेंज होता होगा जिसके कारण उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाता है। फ्रूट का प्रॉपर्टीज पकने के बाद और पकने से पहले दोनों का सिमिलर नहीं होता। फिजिकल चेंज का एग्जांपल देख लेंगे बच्चों, क्या है, न तो इसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न ही प्रॉपर्टी चेंज होता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर वाटर आप लेते हैं तो बॉयल कर रहे हैं फिर भी वो वाटर था, स्टीम बन गया फिर भी वो वाटर है, लिक्विड था फिर भी वो वाटर है, आइस बना दीजिए फिर भी वो वाटर H2O ही रहेगा। H2O का कंपोजिशन कहीं चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वाटर, ये सारा प्रोसेस क्या है, फिजिकल चेंज है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में क्या होता है, एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, गैस में जाने के बाद भी H2O कंपोजिशन ही है उसका, और जब लिक्विड में था फिर भी H2O कंपोजिशन ही था। इसके कारण उस कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता, और कंपोजिशन चेंज नहीं होता तो ये केमिकल चेंज नहीं हो सकता, इसलिए फिजिकल चेंज है। टीयरिंग ऑफ पेपर, किसी पेपर को टुकड़ा टुकड़ा फाड़ दें तो फटा ही ना, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, इसलिए फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बच्चों वैक्स अगर मेल्ट करता है फिर से आप उसको छोड़ दें तो थोड़े ही समय में सॉलिडिफाई हो जाएगा, इसलिए नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, फिजिकल चेंज है। कटिंग ऑफ वुड, बच्चों वुड को आप काटते हैं, वुड को काटते हैं तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, वुड का पार्टिकल ही छोटा छोटा पार्टिकल बन जाता है, ठीक है। तो कटिंग ऑफ वुड भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा फिजिकल चेंज का। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। बच्चों इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं कोरोजन। हम लोग देखते हैं हम लोग के आसपास जितना भी मेटालिक ऑब्जेक्ट होता है, कोई ऐसा मेटालिक ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से होता है जिसमें मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस होने के कारण उसमें रस्टिंग क्रिएट हो जाता है और देखते देखते उसका सुपरफिशियल लेयर खराब हो जाता है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। बच्चों हम लोगों के आसपास जो फूड है उस फूड में ऑयल तो होता ही है, और ऑयल और फैट्स जो फूड के अंदर होता है उसका टाइम के साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है और उस ऑक्सीडेशन को ऑफ फूड को ही हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। रेस्पिरेशन, हम लोगों के बॉडी के अंदर जितना भी फूड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होता है, मतलब खाने के बाद ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब होता है उस ग्लूकोज का माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होता है, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो चूंकि ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन हम लोगों के लाइफ में ये रेगुलर डे बाय डे एक्टिविटीज में शामिल है। उसके बाद बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये भी हम लोग रोज करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल भी एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोरोजन। बच्चों कोरोजन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ अ मेटल ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मॉइस्चर एंड एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हम लोग के आसपास के एटमॉस्फेयर में जो एयर कंपोनेंट और मॉइस्चर है वो किसी मेटल के सुपरफिशियल लेयर को खराब कर देता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग। तो बच्चों रस्टिंग एक, इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं, रस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन रस्टिंग एक स्पेशल केस आयरन के लिए आइडेंटिफाई किया गया है।
आयरन का सुपरफिशियल लेयर खराब होता है तो उसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं, अदरवाइज जनरल टर्म कोरोजन हम लोग यूज करते हैं, दोनों बात सेम ही है। बच्चों हाउ कैन कोरोजन बी प्रिवेंटेड, कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है? तो बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड क्या है? तो किसी भी मेटल के सरफेस को एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट ब्रेक कर दें। तो कांटेक्ट ब्रेक कैसे हो सकता है? तो आप उसको पेंट कर सकते हैं, आप उस पर ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, आप उस पर ग्रीस अप्लाई करते हैं, तो किसी तरह से एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट टूट जाता है, एटमॉस्फेयर और उस मेटालिक सरफेस के बीच एक लेयर फॉर्म कर जाता है, जिसके कारण रस्टिंग चेक हो सकता है, रस्टिंग बंद हो जाता है। उसके बाद है डिपोजिशन ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल ओवर द सरफेस ऑफ अ मोर रिएक्टिव मेटल। कुछ ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है उसके सरफेस के ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल का डिपोजिशन करवा दिया जाए तो रस्टिंग चेक हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल आप जानते होंगे गैल्वेनाइजेशन, जिसमें आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन, डिपोजिशन ऑफ जिंक ओवर द सरफेस ऑफ आयरन। क्यों जिंक डिपॉजिट किया जाता है? जस्ट टू प्रिवेंट द रस्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हाउ कैन रैंसिडिटी बी प्रिवेंटेड। रैंसिडिटी पहले बात करेंगे, रैंसिडिटी होता क्या है? रैंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड पार्टिकल। जो फूड पार्टिकल में ऑयल एंड फैट्स होता है वो टाइम के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद बैड स्मेल और बैड टेस्ट देना स्टार्ट करता है। वैसे फूड को हम लोग कहते हैं रैंसिड फूड और इस प्रोसेस को कहा जाता है रैंसिडिटी। क्लियर है बच्चों? रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो फूड आइटम में एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जा सकता है। जैसे हम लोग के आसपास जो ऑयल देखते होंगे, जैसे मस्टर्ड ऑयल हम लोग डेली बेस पे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि उसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट है, नेचुरल ऑक्सीडेंट विटामिन ई प्रेजेंट है, जिसके कारण उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। अदरवाइज एंटीऑक्सीडेंट हम लोग फूड आइटम में इस्तेमाल करते हैं। एक नाम याद रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिसोल। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। जब एयर टाइट कंटेनर में फूड को रखेंगे, ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इस तरह से फूड आपका बच सकता है। बाय कीपिंग द फूड इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। बच्चों आप मार्केट से कुरकुरे के पैकेट खरीदते होंगे, आप देखते होंगे उसमें एक गैस बड़ी हुई होती है, तो आपको पता है कुरकुरे ऑयल कंटेनिंग फूड है, जिसके कारण उसमें नाइट्रोजन फिल कर दिया जाता है ताकि कहीं उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट ना हो और उसका ऑक्सीडेशन हो करके रैंसिड ना हो जाए। तो रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कुरकुरे चिप्स के पैकेट में। कीपिंग द फूड एट लो टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर पे फूड को रखा जाए तो बच्चों रैंसिडिटी वहाँ पे प्रिवेंट हो जाता है, बिकॉज लो टेम्परेचर के कारण ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और फूड को बचाया जा सकता है। बच्चों ये हम लोगों का ओवरऑल केमिकल रिएक्शन का चैप्टर था। इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता जो कोई टॉपिक इस चैप्टर से अब बचा हुआ है। ठीक है, फिर भी अगर कोई टॉपिक बच गया हो तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक और ज़रूरी बात बच्चों, अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से खुद भी देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।